बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर एक समृद्ध और सुखी गांव हुआ करता था। वहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि इस बार सबकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। क्या हुआ सुखीलाल, इतने दुखी क्यों हो? दुखी नहीं होगा तो क्या करेगा, बेचारा किस्मत का मारा। अब ये सोच सोच कर परेशान है कि जमींदार का लगान कैसे चुकाएगा। सुखीलाल एक गरीब किसान था। वह मेहनती तो था पर बुद्धि से कमजोर था। जहां गांव में इस साल सबकी फसल अच्छी हुई थी, वही उसकी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसे खेती के बारे में कम ज्ञान था। पर जमींदार कड़क सिंह अपना लगान वसूल किए बिना कहां रहने वाला था और यही चिंता सुखीलाल को सताए जा रही थी। क्या हुआ सुखीलाल, बड़े दुखी लग रहे हो? कड़क सिंह को लगान कैसे दूं ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहता हूँ जाकर कड़क सिंह के आगे हाथ जोड़ लो। उसका नाम कड़क सिंह जरूर है पर वो नारियल की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से नरम। वो तुम्हारी बात जरूर समझेगा। शायद तुम सही कह रहे हो। गांव वालों की बात सुन सुखीलाल कड़क सिंह के घर गया। आओ सुखीलाल, आओ। लगान देने आए हो क्या? लगान देने तो नहीं, पर उसी के बारे में बात करने आया हूँ आपसे। बात कैसी बात? इस बार भी मेरी सारी फसल खराब हो गई। अगर लगान माफ हो जाता तो बड़ी कृपा होती। क्या लगान माफ कर दूं? अगर ऐसे ही मैं सबके लगान माफ करने लगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैं समझ सकता हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि अगले साल मैं पिछले सारे लगान एक साथ चुका दूंगा। कड़क सिंह एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो सुखीलाल की बात मान गया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कड़क सिंह, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुखीलाल को कड़क सिंह ने अपनी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दी और जब एक दिन सुखीलाल खेत साफ कर रहा था तो खुदाई करते वक्त एक झाड़ के नीचे उसे कुछ मिला। लगता है जमीन के अंदर कुछ है। सुखीलाल बिना देर किए जमीन को जल्दी जल्दी खोदने लगा। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसने जमीन के अंदर एक घड़ा पाया। सुखीलाल ने घड़ा निकाला और देखा कि घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी कड़क सिंह की जमीन में। लगता है उसके दादा परदादा ने छुपाए होंगे। मुझे आसपास भी खुदाई करनी चाहिए, शायद और भी ऐसे घड़े मिले। सुखीलाल आसपास की जमीन भी खोदने लगा और धीरे धीरे उसे एक एक करके सोने से भरे 5 घड़े मिले। अरे वाह, किस्मत हो तो कड़क सिंह जैसी। उसके खेत में सोने का खजाना गड़ा था और उसे पता तक नहीं। अभी जाकर उसे ये सोने से भरे घड़े देता हूँ और बदले में अपना लगान माफ करवा लूंगा। अरे सुखीलाल, अपने साथ इतने सारे घड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कोई मामूली घड़े नहीं है कड़क सिंह, इनमें सोना भरा है। क्या सोना? फिर तो तुम्हारी किस्मत खुल गई। सही कहा, पर किस्मत मेरी नहीं, तुम्हारी खुली है, क्योंकि ये घड़े मुझे तुम्हारे खेत में खुदाई के दौरान मिले, इसलिए इनके हकदार तुम हो। हा हा हा, क्या मजाक कर रहे हो सुखीलाल? और चलो, मैंने मान भी लिया कि ये मेरे खेत में मिले हैं, पर हवा, पानी और जमीन में किसी का हक नहीं होता। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम ही रखो इसे। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। ये तो तुम्हें लेना ही होगा, आखिर ये तुम्हारी अमानत है। नहीं, ये तुम्हें मिले हैं, तुम ही रखो इसे। कड़क सिंह मन का अच्छा इंसान था, इसीलिए उसने सुखीलाल को सोने से भरे घड़े रखने को कहा। लेकिन बेवकूफ सुखीलाल को यह बात समझ में नहीं आई और दोनों में बहस छिड़ गई कि घड़ा कौन रखेगा। और देखते देखते बहस इतनी बढ़ गई कि इसका फैसला करने के लिए दोनों पंचायत चले गए। इस खजाने में सुखीलाल का ही हक है। उसने मेहनत की, खुदाई की और खजाना उसे मिला। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। पर मिली तो तुम्हारे जमीन में ना। रुको सुखीलाल, अगर कड़क सिंह खुद तुम्हें खजाना रखने को बोल रहा है, फिर तो इसे तुम्हें ही रखना होगा। यही पंचायत का फैसला है। आगे तुम इस खजाने के साथ जो करना चाहो वो करो। मैं पंचायत के फैसले से सहमत नहीं हूँ। अगर कड़क सिंह खजाना नहीं लेगा तो मैं वापस उन घड़ों को खेत में छुपा दूंगा। लोग सुखीलाल को ऐसे ही किस्मत का मारा नहीं कहते थे। जिस खजाने से उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी, अपनी जिद और बेवकूफी के कारण उसने वह खजाना फिर से खेत में छुपा दिया। अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। कभी मुझे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैंने लालच में आकर कड़क सिंह का खजाना रख लिया। इस तरह कई साल बीत गए और सुखीलाल और कड़क सिंह के खजाने की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। कुछ साल बाद सुखीलाल और कड़क सिंह दोनों चल बसे और उनके बेटे बड़े हो गए। फिर एक दिन सुखीलाल के बेटे सुखिया को खजाने के बारे में पता चला। वाह काका, मेरे पिताजी के पास इतना खजाना था,
फिर भी हमें गरीबी की जिंदगी बितानी पड़ी। मैं अभी जाकर वो खजाना ले आऊंगा। सुखिया बिना देर किए उस खजाने को लेने कड़क सिंह के खेत में चला गया और 5 घड़ों को जमीन खोदकर निकाल लाया। पर जब यह बात कड़क सिंह के बेटे रुद्र को पता चली तो वह तुरंत सुखिया के पास गया। सुखिया, अरे ओ सुखिया, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्योंकि चोर को जोर से ही बुलाया जाता है, तभी उसे सुनाई पड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? क्योंकि तुमने मेरे खेत से खजाना चुराया है, 5 सोने के सिक्कों से भरे घड़े। भूल गए क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की। वो खजाना मेरे पिता सुखीलाल ने वहां रखा था। पंचायत ने भी यही फैसला किया था कि वो खजाना मेरे पिता का है। मैं नहीं मानता किसी पंचायत की बात। वो मेरी जमीन है और मेरी जमीन में जो भी होगा वो मेरा होगा, चाहे फसल हो या खजाना। अब जाओ और चुपचाप वो घड़े लाकर मुझे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे कैसे दे दूं? जमीन तुम्हारी है तो क्या हुआ? मेहनत तो मेरे पिता की थी, खजाना उन्हें मिला था। खजाने को लेकर सुखिया और रुद्र में लड़ाई हो गई। दोनों को खजाना चाहिए था। दोनों पंचायत में गए। उस खजाने के बारे में पंचायत पहले ही फैसला कर चुकी थी। फिर भी अगर तुम दोनों आपस में सुलह करके आधा आधा खजाना बांट लो तो इस समस्या का हल निकल सकता है। आधा आधा क्यों? ये खजाना पूरा का पूरा मेरा है। नहीं, मेरा है। अगर तुम लोगों को पंचायत के फैसले पर भरोसा नहीं है तो तुम राजा के पास जा सकते हो। सरपंच की बात मानकर सुखिया और रुद्र खजाने का फैसला करने के लिए राजा के पास गए और राजा को पूरी कहानी सुनाई। तो ये बात है, हमारे राज्य में इतना बड़ा खजाना मिला है और तुम लोगों ने अपने राजा से ही ये बात छुपाई। ये तो अपराध है। कैसा अपराध महाराज? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि राज्य में अगर कोई भी खजाना मिलता है तो उस पर वहाँ के राजा का हक होता है। पर महाराज, परवर कुछ नहीं। सिपाहियों, इनसे खजाना लेकर राजकोष में जमा कर दो और राजा से इतनी बड़ी बात छुपाने के अपराध में इन्हें 10-10 कोड़े का दंड दिया जाता है। क्या? क्या दंड? क्षमा कर दीजिए महाराज। हमें खजाना नहीं चाहिए। खजाना पर नहीं कोड़े चाहिए, मत मारिए। पर कोड़े मत मारिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, ताकि आगे चलकर कोई ऐसा ना करे। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। रुद्र, हमें आधा आधा खजाना बांट लेना चाहिए था। सही कहा सुखिया, खजाना तो गया ही हाथ से, अब कोड़े भी खाने पड़ेंगे। इस तरह राजा ने खजाना ले लिया और सुखिया और रुद्र के हाथ खजाने की जगह सजा आई। एक बार की बात है, पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी है? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे।
विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहाँ जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह, क्या बंगला है! कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जाओ इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ, और ये बंगला एक भूतिया बंगला है जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे? अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है? तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा, और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ, तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके
भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं, अमीर हो चुका था। एक बार की बात है, इच्छापुरी नाम के एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम मनिका था। मनिका के पास एक मणि थी, जिसे वो अपनी या दूसरों की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। मनिका एक बहुत ही दयालु नागिन थी, जो जंगल में बने एक गुफा में शांति से रहती थी। एक दिन उसी जंगल में मोहन अपनी छोटी सी बेटी माला के साथ गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते दोनों थक गए थे। पिताजी, अब और नहीं चल सकती, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? चलो हम उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों इतने थके हुए थे कि देखते ही देखते दोनों की आंख लग गई, और तभी उस पेड़ में बंद एक बिल से एक सांप बाहर आया। जैसे ही उस सांप ने दोनों को पेड़ के नीचे देखा, वो गुस्सा हो गया। इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे आराम करने की जगह में सोए हैं। इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने माला को डस लिया। बचाओ! माला की चीख सुनते ही मोहन जाग गया, और उसने सांप को वहां से जाते देखा और समझ गया कि माला को सांप ने काट लिया है। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! मोहन के चिल्लाने की आवाज बचाओ! मनिका तक पहुंची, कोई मेरी जो मदद अपनी करो! गुफा में आराम कर रही थी। मदद की पुकार सुनकर उसने तुरंत मोहन के पास जाने का फैसला किया। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। इसे कुछ नहीं होगा। और उसने तुरंत अपनी मणि से माला को ठीक कर दिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद देवी। मेरी शक्तियाँ लोगों के भले के लिए ही हैं, इसलिए जब भी किसी को मेरे मदद की जरूरत पड़ती है, मैं आ जाती हूँ। पर आप इस जंगल में रहती कहाँ हैं? उस गुफा में। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकती हो। धन्यवाद देवी, अब हम चलते हैं। इस बात को कई साल बीत गए, और गांव में देखते ही देखते माला भी बड़ी हो गई। और एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई, और इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए, उसकी मृत्यु हो गई। माला ये देखकर दुखी हो गई, और अपनी माँ के शरीर को लेकर मोहन के साथ मनिका के पास गई। देवी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, कृपया अपनी शक्ति से इन्हें फिर से जिंदा कर दे। बेटी, मेरी शक्तियाँ भी सीमित है। मैं अपनी शक्ति से बीमार लोगों को ठीक कर सकती हूँ, पर किसी मृत को जीवित नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। नहीं देवी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माला की माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने दूसरी शादी कर ली, और उसकी नई पत्नी की पहले से ही एक बेटी थी। माला, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें कभी भी माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अब मेरे पास माँ के साथ साथ एक बहन भी है। धन्यवाद पिताजी। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, पर एक दिन अचानक ही मोहन की भी मृत्यु हो गई, और उस दिन के बाद माला की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन का व्यवहार माला के प्रति बिल्कुल बदल गया था। ये क्या कर रही हो? ऐसे झाड़ू लगाते हैं? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बेटी। माला, तुमने खाना बनाया कि नहीं? वो मैं झाड़ू लगाकर बनाने ही जा रही थी। क्या? मेरी बेटी को इतनी जोर से भूख लगी है और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। और हाँ, खाना बनाकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे ले आना। पैसे लेकर आओगी तभी खाना मिलेगा। सौतेली माँ और बहन के इस व्यवहार से माला दुखी होकर भूखे पेट ही जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई, और एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। माला की रोने की आवाज मनिका के कानों तक गई। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे बेटी माला, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माँ और पिताजी का देहांत हो गया है, और उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत करना, चाहे वो मुझे कितने ही दुख दे, पर हैं तो वो मेरी माँ और बहन। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो माला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मनिका ने अपने मणि की शक्ति से उसे एक थाली दी। ये लो माला, ये सोने के सिक्के तुम अपने माँ को दे देना। इतने सारे पैसे मिलने के बाद शायद वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। धन्यवाद देवी। माला ने वो थाली घर जाकर अपनी सौतेली माँ को दिया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास अचानक से कैसे आ गए? बताओ मुझे। ये पैसे मुझे इच्छाधारी नाग देवी मनिका ने दिए हैं। क्या? इच्छाधारी नागिन? हमें भी उसके पास ले चलो। पर वो बस जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो सब हम देख लेंगे,
तुम बस हमें वहाँ लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर माला अपनी सौतेली माँ और गीता को मनिका के पास ले गई। उसके पास जाते ही गीता ने मनिका से ढेर सारा धन और संपत्ति मांगी। तुम लोग किसी भी कृपा के लायक नहीं हो। माला को इतना दुख देने के बावजूद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगी? मैंने सोचा था कि पैसे पाने के बाद तुम माला से अच्छा व्यवहार करोगी, पर मैं गलत थी। अब चले जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से माला मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। मनिका के मना करने के बाद माला की सौतेली माँ और गीता गुस्सा होकर वापस आ गई और एक योजना बनाई। उस इच्छाधारी नागिन की इतनी हिम्मत कि हमें ना बोला। अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, पर कैसे? सोचो माँ, उस नागिन के गुफा में कितना खजाना होगा। अगर हम किसी भी तरह उस नागिन को खत्म कर दें, तो उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर उस नागिन के पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम उसे खत्म करेंगे कैसे? रात को जब वो सो रही होगी, तब हम उस पर हमला करेंगे। हाँ, ये योजना सही है। अपनी योजना के अनुसार रात होते ही माला की सौतेली माँ और उसकी बेटी गीता एक तलवार लेकर गुफा में चली गई। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि इच्छाधारी नागिन सो रही है, और जैसे ही गीता ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वहां अचानक से उजाला हो गया और सामने इच्छाधारी नागिन मनिका प्रकट हो गई। तुम यहाँ हो तो ये कौन है? ये माला है, और तुम लोगों ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं देवी, इन्हें कुछ मत करिए, ये मेरी माँ और बहन है। पर इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, और मेरी बेटी को कोई हानि पहुंचाएगा तो मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगी। ये मेरा प्रण है। हाँ, पर मैं इन्हें माफ करती हूँ। आखिर हैं तो ये मेरे अपने ही, और बदला लेने से किसी का फायदा नहीं होगा। माला इतनी अच्छी और दयालु थी कि उसने इतने दुख सहने के बाद भी अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर दिया, और ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। माला ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बदला लेने का प्रण ले चुकी हूँ, इसलिए पूरा तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगी, पर तुम्हें जितना भी धन मैंने दिया वो तुम्हारे घर जाते ही गायब हो जाएगा। यही तुम्हारी सजा है और मेरा बदला। जैसी आपकी आज्ञा देवी। माला बेटी, तुम हमारे साथ चलो, अब हम तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे। नहीं, माला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे पास। देवी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इनके साथ जाने दीजिए। आखिर ये भी मेरी माँ है। ठीक है माला, पर याद रखना मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ। माला अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ घर चली गई, और घर जाते ही नागिन का दिया हुआ सारा धन गायब हो गया। पर गीता और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके बाद वो माला को बहुत प्यार से रखते थे।